हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव लर्निंग विद क्रिएटिव माइंड चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने बात की थी फाइनल विवा प्रैक्टिकल के बारे में कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है। और कल हमारा सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एंड आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। कल हमने आपको अच्छे से बताया कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कंटेम्प्रेरी के, जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, वो किस बेस तक हाई लेवल के होते हैं या फिर लो लेवल्स के होते हैं। तो उन्हें सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक या फिर दो लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन ले जाते हैं। एंड नाउ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मीन्स E102 कोर्स है आपका। इसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, या फिर इस लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन। मीन्स आपके क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, बट आपका आंसर एक ही रहेगा, और वो रहेगा कि आपकी जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, वो सतत, स्वदेशीय, सामाजिक एवं प्रक्रिया है जो भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइएगा। तो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, फर्स्ट जो आप सभी को अच्छे से पता है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। हमारा सर्वांगीण विकास एजुकेशन के माध्यम से ही होता है। तो इसके साथ साथ श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास करती है, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक भावना का विकास करना, भावी जीवन हेतु तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो नॉर्मल वे में शिक्षा को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 आपका होगा औपचारिक शिक्षा, नंबर 2 होगा आपका निरौपचारिक, और नंबर 3 होगा आपका अनौपचारिक। ये 3 प्रकार की शिक्षा होती हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि शिक्षा के व्यापक और संकुचित रूप से आप क्या समझते हैं। तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि शिक्षा का जो व्यापक रूप होता है उसमें वे सभी प्रभाव आते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक, कब, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जबकि शिक्षा का जो संकुचित रूप है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी विद्यालय शिक्षा आती है, जिसमें कि आप नियंत्रित वातावरण में बालक को बैठाकर पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा होगी, शिक्षा की क्या परिभाषा होगी। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। नेक्स्ट आपका है अंशवांग शिक्षण विधि किसने दी। आपकी अंशवांग जो शिक्षण विधि थी वो आपकी पेस्टोलॉजी ने दी। किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है, विद्यार्थी तथा शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर एक पूर्व निश्चित योजना तथा पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि आपकी विद्यालय शिक्षा होगी। अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होगी आपकी, OER एजुकेशन मीन्स ओपन रिसोर्स एजुकेशन। जो आपके ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें आपको किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, उसमें आपको अप्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि फेस टू फेस एजुकेशन प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा मुक्ति का साधन है और ब्रह्म सत्य जगत, ये 2 कथन है, इनके प्रवर्तक के नाम बताइए। तो शिक्षा मुक्ति का साधन है, ये किसने कहा था, ये आपका कहा था शंकराचार्य ने। और नेक्स्ट है आपका जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी आपका किसका था कथन, शंकराचार्य का ही था। नेक्स्ट है आपका NCTE का पूर्ण रूप बताइए। तो NCTE आपका एक ऐसी फॉर्म है जो आपकी कंटेम्प्रेरी, टीचर टीचिंग एंड फिलोसफी तीनों में पूछी जाती है, और इसका पूर्ण रूप क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होगा, नेशनल फॉर टीचर एजुकेशन। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे दर्शन शास्त्र की एक परिभाषा दीजिए। आपका दर्शन शास्त्र क्या होता है, तो आप यहाँ दर्शन शास्त्र की एक परिभाषा देंगे। क्या, दर्शन शास्त्र अनुभव के विषय में निष्कर्षों का समूह होकर मूल रूप से अनुभव के प्रति एक दृष्टिकोण या पद्धति है।
क्या होगी? दर्शन शास्त्र अनुभव के विषय में निष्कर्षों का समूह होकर मूल रूप से अनुभव के प्रति एक दृष्टिकोण होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप किसके माध्यम से दिया गया? तो दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया। जो आपके दार्शनिक सिद्धांत थे उनको मूर्त रूप किस तरीके से दिया गया? किसका माध्यम था? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया गया। नेक्स्ट है आपका शिक्षा और दर्शन में अंतर और संबंध बताइए। तो शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शिक्षा गत्यात्मक पहलू है तो दर्शन कैसा पहलू होगा? विचारात्मक। तो शिक्षा क्रियात्मक। यथार्थवाद से आपका क्या तात्पर्य है? यथार्थवाद क्या है? वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं यथार्थ है, अर्थात सत्य। रियलिज्म जो होता है आपका, उसमें सभी वस्तुओं को रियलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकृतिवाद के कारण किन शिक्षण पद्धतियों का जन्म हुआ? जो आपकी प्रकृति थी, प्रकृतिवाद था, इसके अकॉर्डिंग किस किस का जन्म हुआ था? तो इसमें शिक्षण पद्धतियों का जो जन्म हुआ था उसमें थी ह्यूरिस्टिक विधि, सेकंड थी आपकी डोल्टन मेथड, थर्ड आपका था निरीक्षण पद्धति, इसके बाद खेल पद्धति और इन लास्ट मोंटेसरी पद्धति। जो आपकी मोंटेसरी पद्धति है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भ्रमण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर इन तीनों विधियों का समर्थन दिया। आदर्शवाद की एक परिभाषा क्या होगी? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। जो अंतिम स्टेप है, लास्ट स्टेप होता है, वहां तक भी वो किसको मानता है? आध्यात्मिकता को। नेक्स्ट है आपका सुकरात ने किस पद्धति का आविष्कार किया? नेक्स्ट है आपका सुकरात ने किस पद्धति का आविष्कार किया? आपका जो सुकरात था उन्होंने किस पद्धति का विकास किया था? तो सुकरात ने जो आपकी पद्धति का विकास किया था वो थी द्वंदात्मक। द्वंदात्मक में पद्धति में क्या होता था कि कोई समस्या दे दी जाती थी और उसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों में अपने विचार रखे जाते थे, जिससे कि हमें एक दूसरे के विचारों का ज्ञान होता था और जिससे कि एक नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होता था। तो नेक्स्ट हमारा प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और मानवतावाद के प्रवर्तकों के नाम बताइए। तो प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स एंड प्रकृतिवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे रूसो। इसी प्रकार मानवतावाद के प्रवर्तक थे हमारे पेट्रोक। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध की शिक्षा का क्या प्रयोजन है? यह बुद्धि नहीं है, ये है आपका बुद्ध। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्ध की शिक्षा का क्या प्रयोजन था? तो बुद्ध की शिक्षा का सिर्फ एक ही प्रयोजन था, प्राणी को दुखों से मुक्ति, कि सभी प्राणियों को दुखों से मुक्ति मिले। नेक्स्ट है आपका जैन शिक्षा दर्शन की देन बताइए। जैन शिक्षा की देन क्या थी? सत्य, अहिंसा आदि मूल्यों का प्रसार। नेक्स्ट आपका होगा सर्वधर्म समभाव हेतु शादवाद की देन। नेक्स्ट है आपका आत्म अनुशासन की स्थापना। ये आपकी जैन शिक्षा दर्शन की देन थी, योगदान था। नेक्स्ट है आपका शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। जो आपकी शिक्षा है ये दर्शन का एक गतिशील पक्ष है, किसने कहा? तो ये आपका कहा था एडम्स महोदय ने। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रसेल जो थे, रसेल का दर्शन क्या कहलाता है? रसेल का जो दर्शन था वो कहलाता है आपका तार्किक अनुवाद। नेक्स्ट है आपका प्रयोजनवाद के अन्य नाम बताइएगा। तो आपका जो प्रयोजनवाद था इसके अन्य प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद इन सभी नामों से जाना जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका जो शैक्षिक समाजशास्त्र था उसके पिता थे जॉर्ज पेनिको। किसको? जॉर्ज पेनिको। नेक्स्ट आपका होगा शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक चेतना। नेक्स्ट आपका समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आप इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी ओटावे ने। नेक्स्ट आपका सामाजिकरण की एक परिभाषा दीजिए। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? कि जिसमें मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने से उसमें सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलन व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के दो निर्धारकों कारकों के नाम बताइएगा। जिन इसमें फर्स्ट होगा हमारा जैविकीय कारक, सेकंड हमारा प्रौद्योगिकी कारक, थर्ड जो होगा वो होगा सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। ये सभी कारक हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन के निर्धारक होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड मार्शल की शिक्षा संबंधी विचार बताइए। अल्फ्रेड मार्शल के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो थे शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा देना, शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा देना। नेक्स्ट है हमारा वैदिक स्वतंत्रता के आकांक्षा की पूर्ति के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19वें। नेक्स्ट होगा किसने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी? तो अभी बताया गया था जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल ने ही शिक्षा संबंधी विचार दिए जिसमें कि उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसकी जो पुस्तक की रचना की थी ये की थी जॉर्ज पेनी ने। नेक्स्ट है आपका ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे मुनरो। शिक्षा में 3R का अर्थ बताइए। शिक्षा में 3R से क्या था? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ये आपके 3R का, फर्स्ट आपका रीडिंग, सेकंड आपका राइटिंग एंड थर्ड है आपका अर्थमेटिक। इसी तरीके से 3H का भी अर्थ होता है 3H। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं कि 3H और 3R से आप क्या समझते हैं। तो 3H का मतलब क्या था आपका? महात्मा गांधी ने दिया था ये अपनी बुनियादी शिक्षा में। 3H का मतलब था हैंड, हेड एंड बाय हार्ट। ये आपका 3H एंड 3R's के मीनिंग थे। महात्मा गांधी का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। तो आपके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान थे। देश के समक्ष बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट रूप देना। स्पष्ट रूप देने में क्या था कि जो बेरोजगारी थी उसे और जो आपके आर्थिक स्थिति से जो गरीब बच्चे थे उन्हें शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देना। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ मानव के विचार किसने दिया? श्रेष्ठ मानव का जो विचार दिया था वो दिया था श्री अरविंदो ने। नेक्स्ट है आपका सुपरमैन की प्रत्यय को देने वाले का नाम बताइए। सुपरमैन के प्रत्यय को देने वाले का नाम भी क्या था? अरविंदो। नेक्स्ट होगा आपका खेल विधि का अर्थ क्या होता है, क्या महत्व है? तो फ्रोबेल की दृष्टि से खेल विधि का क्या महत्व था? खेल बाल विकास अर्थात इस आयु में मानव विकास की उच्चतम स्थिति है जिसमें कि एक मानव और एक बच्चे का अधिकतम से उच्चतम विकास होता है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या स्वरूप है? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विराजमान होती है। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी की शिक्षण पद्धति का क्या आधार था? तो गांधी जी की जो शिक्षण पद्धति थी उसका आधार था क्रिया। क्रिया मीन्स करके सीखना, जिससे कि बालक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कि अगर किसी बच्चे को आग के पास भेजा जाए और उसका हाथ आग में जल जाए तो नेक्स्ट टाइम वह आग के पास जाने से डरेगा। किस लिए? क्योंकि उसने करके सीखा। मीन्स उसको पता चल गया कि अगर वह आग के पास जाएगा तो उसका हाथ जल जाए। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी का संपूर्ण चिंतन किस पर क्रियाशील है? तो गांधी जी का जो संपूर्ण चिंतन है वह सत्य, अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार बताइए। तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार क्या था? वेदांत तथा उपनिषद। नेक्स्ट है हमारा विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? पूर्णता प्राप्त करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास प्राप्त करना, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना और इसके साथ में चरित्र निर्माण करना। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। श्री अरविंदो किस बात के समर्थक थे? तो श्री अरविंदो आदर्शवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है आपका श्री अरविंदो का जीवन दर्शन किस पर आधारित था? तो इनका जो जीवन था वो वेदांत पर आधारित था। किस पर आधारित था? वेदांत पर। नेक्स्ट है आपका फ्रोबेल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए कि फ्रोबेल की जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था आंतरिक शक्तियों का विकास करना। मोंटेसरी ने कौन सी शिक्षा प्रणाली विकसित की? तो जो मोंटेसरी थे उन्होंने शिशुओं के लिए नर्सरी कक्षा प्रणाली विकसित की। नेक्स्ट आपका बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो इसके आधारभूत सिद्धांत क्या थे? कि शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और शिक्षा को हस्तकला कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। नेक्स्ट होगा हमारा किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किसने किया? तो आपकी जो किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किसने किया था? 4 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए फ्रोबेल ने किया था। कि कितने वर्ष के बच्चे थे? 4 से 8 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट है आपका जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बालकों में लोकतांत्रिक भावना विकास करना, बालकों को यथार्थ का अनुभव कराना,
और बालकों का संपूर्ण विकास करना। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा? तो यह जॉन डीवी का ही कथन है। तो जो आपके जॉन डीवी थे वो शिक्षक को एक मित्र, सलाहकार, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में मानते थे कि एक शिक्षक एक बेहतर सलाहकार होता है, एक दोस्त होता है और आदर्शवान होता है। नेक्स्ट है हमारा, डीवी के अनुसार प्रमुख शिक्षण पद्धतियां कौन कौन सी थी? तो डीवी के अनुसार समस्या समाधान, परियोजना विधि और करके सीखना। गांधी जी के साथ साथ डीवी की भी जो पद्धति थी उसमें भी करके सीखने की विधि सम्मिलित है। शिक्षा अनुभव की पुनर्रचना है, किसने कहा? ये भी जॉन डीवी ने ही कहा। इसके बाद आता है निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? तो निषेधात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय था वो हमारा दिया था रूसो ने। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जॉन डीवी के अनुसार असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना ही शिक्षा का कार्य होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कब की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना 1901 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट हमारा, सुकरात के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जीवन को नैतिक एवं सद्गुणी बनाना। नेक्स्ट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की क्या उद्देश्य थे? अभी आपने सुकरात के अनुसार बताई, अब आपको किसके अनुसार बताने हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शारीरिक विकास, नैतिक बौद्धिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास भी रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा गिजू भाई का पूरा नाम क्या था? जो हमारे गिजू भाई थे उनका पूरा नाम था गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। क्या था? गिरिजा शंकर भगवान बधेका। नेक्स्ट है हमारा, गिजू भाई का मूल मंत्र क्या था? जो गिजू भाई थे उनका मूल मंत्र था बाल देवो भवे, अर्थात बालक देवताओं के समान होते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कि दिवा स्वप्न, ये जीवाश्म नहीं है, यहाँ पे होगा दिवा स्वप्न। किसने लिखी थी? ये हमारी गिजू भाई ने ही लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य 2 समस्याएं लिखिए। तो इसमें क्या था? फर्स्ट था कि बालक संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना और सीखने की प्रकृति का मूल्यांकन करना। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक के नाम बताइए। तो जो रूसो की पुस्तकें थी उनमें क्या थी? फर्स्ट एमिल, सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य है? जॉन डीवी का जो प्रयोगशाला विद्यालय था उसे आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या आएगा कि प्रामाणिक प्रयोगों द्वारा सिद्धांतों को परखता है। इसमें क्या करता है ये कि जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय का अर्थ है जिसमें बालक करके सीखता है और प्रामाणिक प्रयोगों द्वारा सिद्धांतों को परखता है। मोंटेसरी प्रणाली बालक के किस प्रकार के विकास पर बल देती है? तो जो आपकी मोंटेसरी पद्धति थी वह किस प्रकार के विकास पर बल देती थी? आंगिक एवं बौद्धिक विकास पर। डेवर समिति क्या होगा? नेक्स्ट है हमारा, डेवर समिति का संबंध किससे है? तो डेवर जो समिति थी उसका जो संबंध था वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जानने से संबंध थी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनकी जो शिक्षा से संबंधित वास्तविक समस्याएं हैं वह किस प्रकार की हैं और उन्हें किस तरीके से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि RTE क्या है? RTE क्या है हमारा? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये कब बना था हमारा? 2009 में। इसमें क्या था? बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम। नेक्स्ट है हमारा, भारतवर्ष में नया संविधान कब लागू हुआ? तो भारतवर्ष में नया संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है, जनतंत्र का अर्थ बताइए। तो जनता के हाथ में शक्ति, जहाँ पे तंत्र जनता के हाथ में होता है उसे जनतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक जनतंत्र का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। नेक्स्ट है आपका, समाजवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो समाजवाद की 2 विशेषताएं में क्या बता सकते हैं आप? आर्थिक समानता एवं उपभोग एवं व्यवसाय की समानता। नेक्स्ट है आपका ओटावे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे क्या पूछा गया है? ओटावे के अनुसार मूल्य की परिभाषा बताइए। तो मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य सब कुछ करता है। सेकुलरिज्म शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो क्या था? जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने। किसने किया था? जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने। मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो मूल अधिकारों की संख्या हमारी 6 है। कितनी है? 6।
नेक्स्ट है भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। जो भारतीय समाज था उस पे 2 प्रभाव क्या थे औद्योगिकीकरण के। फर्स्ट हमारा संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन, कि जो हमारा संयुक्त परिवार था वो खत्म होता चला गया। और सेकंड था पारिवारिक नियंत्रण का घटना। धार्मिक शिक्षा के दोष लिखिए। तो धार्मिक शिक्षा के दोष क्या थे। नंबर 1 था कट्टरता तथा संकीर्णता का विकास, और सेकंड था अस्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता समिति कब संगठित की गई थी 1961 में। 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित की गई। नेक्स्ट है आपका संस्कृति की परिभाषा दीजिए। तो संस्कृति का जो मूल मंत्र था वह क्या था आपका आध्यात्मिकता। और इसकी परिभाषा वाइट के अकॉर्डिंग क्या थी। संस्कृति एक प्रतीकात्मक निरंतर संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। थैंक यू फॉर अटेंशन एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।